हाँ, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा, जहांदार शाह के बारे में देख लिया, फर्रुख सिर के बारे में देख लिया, रफ़ी उद्दरजात के बारे में देख लिया, रफ़ी उद्दौला शाह जहाँ के बारे में हमने देख लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। देखिए अब ये नाम ऐसा है, बहुत ही विवादित नाम है, क्योंकि इनका इतिहास में बहुत ही विवादित हरकतों की वजह से, मतलब इनका हरकत ही ऐसा था कि इनके नाम के पीछे रंगीला लगा दिया गया। मतलब महिलाओं के प्रति जो है इनका कुछ ज़्यादा ही रुझान था और इसी वजह से इनको रंगीला कहा जाता था, मोहम्मद शाह को। अब देखिए इनके द्वारा देखिए क्या क्या कार्य किया गया, इसको बारी बारी समझिएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा इनका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जजिया कर, याद होगा आपको ये जजिया कर जो औरंगजेब ने लगाया था, फिर उनका बेटा बहादुर शाह ने भी क्या किया था, उसको ख़त्म किया था। लेकिन वो तब हमेशा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। बहादुर शाह के बाद जो शासक आए वो थोड़ा बहुत मात्रा में वो लगाते थे और ख़त्म भी करते थे। मतलब पूरी तरह से ये जजिया कर को अगर ठीक से ख़त्म कोई किया है मोहम्मद शाह रंगीला ने, हमेशा के लिए जजिया कर को पूर्णतः हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जजिया कर कभी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही विदेशी आक्रमणकारी भी आए, जो कि नादिर शाह, जो कि हम पहले भी कई बार इनका नाम सुन चुके हैं। नादिर शाह जो कहाँ का शासक था, फारस, तो फारस का शासक था। जो फारस का आप जो वर्ल्ड मैप आप देखिएगा ना, तो फारस की खाड़ी के पास का जो आसपास का जो एरिया है, जो अरब का जो एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फारस। तो वहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था, उसका नाम था नादिर शाह। एकदम क्रूर शासक, एकदम खतरनाक टाइप से, योद्धा भी उतना ही ज़बरदस्त था। ये भाई साहब यहाँ आते हैं, भारत पर हमला करते हैं। तो भारत पर जो हमला करते हैं, ये हमला किन के टाइम में होता है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में होता है। और देखिए ये ऐसा नहीं था कि ये नादिर शाह अपने मन से भारत आ गया था, इनको भी किसी ने उकसाया था। वो कौन उकसाया था, शहादत खां। शहादत खां, ये वही शहादत खां है जो आगे चल के आप पढ़िएगा, ये अवध का जो है ये संस्थापक बन जाते हैं। अवध का इनको पूरी तरह से गद्दी मिल जाता है। कि शहादत खां भी नफरत करते थे, किससे, मुगलों से नफरत करते थे। वो चाहते थे कि मोहम्मद शाह रंगीला, जिनकी हरकतों मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका राजपाट से उतना ज़्यादा मतलब होता ही नहीं था। इनका बस वही था कि सांस्कृतिक गतिविधि में महिलाओं के बीच रहना, इनको नाच गान, ये सारा चीज़ उनको बहुत पसंद था। मतलब इनको नृत्य से उतना ही ज़्यादा, कला के भी बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। मतलब इनको शासन से ज़्यादा अपनी दुनिया में ये खोए रहते थे। बस इनको ये था कि ज़िंदगी में सब चीज़ अच्छा लगना चाहिए, जिस काम, मतलब वो ऐसे काम को करते जिसमें उनको अच्छा लगना चाहिए। बाकी राजपाट से लोगों को क्या चाहिए नहीं चाहिए इससे इनको कोई मतलब था ही नहीं, अपनी दुनिया में जीते थे। अक्सर आपको ऐसे लोग आज भी दिख जाएंगे, आपको विजय माल्या टाइप का या मोहम्मद शाह रंगीला टाइप का। ऐसे तो कई सारे भारत में कई प्रकार के जो बाबाओं और मौलवियों में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो धर्म के, मतलब कहते हैं कि धर्म के आड़ में वो इस तरह की हरकतों का मतलब करते हुए, आप देख लीजिए वो कौन सा था बाबा, एक राम रहीम, और ऐसे कई सारे बाबाओं के बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये हालांकि ये बाबा नहीं थे, लेकिन ये मुगलों के द्वारा एक तो समझ लीजिए हरकत उनका वैसा ही था, बाबा के जैसा ही हरकत था इनका। अब देखिए ये क्या करता है, देखिए इनके हरकतों की वजह से आम लोगों को ये बात समझ में आ चुका था कि ये शासक रंगीला मिजाज के, रंगीन मिजाज के हैं। तो इस बात का फ़ायदा किसको मिलेगा, इस बात के फ़ायदा मिलेगा जो बाकी क्षेत्रीय शासक होते हैं, चाहे वो बंगाल के शासक हो, अवध के शासक हो। ये देखिए ये बारी बारी करके ये अपने आप को अलग कर लेते हैं। इन्हीं के टाइम में आप देखिएगा, इन्हीं के टाइम में क्या होता है, अनेक स्वतंत्र राज्य का उदय होता है भारत में। बंगाल का जो है, बंगाल के अब पूरी तरह से कैप्चर किसका हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। अब ये मुर्शीद कुली खां अपने आप को बंगाल का क्या बोलेंगे कि अब पूरी तरह से बंगाल इनके कैप्चर में आता है, यानी कि बंगाल अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। किनके कैप्चर से, मुगलों की कैप्चर से, मोहम्मद शाह रंगीला की कैप्चर से। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही बंगाल अपने आप को अलग किया, आज़ाद किया। इस आज़ादी में मुर्शीद कुली खां का मेन योगदान था। दरवाजा सटा दीजिएगा। दूसरा अवध, अवध का जो है, अवध का स्वतंत्र राज्य का जो उदय हुआ वो शहादत खां के टाइम में, यानी कि इनका अवध राज्य की स्थापना जो है किनके माध्यम से हुआ, शहादत खां के माध्यम से हुआ। उसी प्रकार से हैदराबाद का जो स्थापना हुआ था वो निजामुल मुल्क, या फिर इन्हीं को चिनकलिज खां बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आसफ जाह बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं बारी बारी करके कि निजामुल मुल्क और चिनकलिज खां और आसफ जाह के माध्यम से हैदराबाद की स्थापना होता है। उसके बाद भरतपुर, मथुरा, इनकी स्थापना किनके माध्यम से होता है, बदन सिंह के माध्यम से। उसी तरह से गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब क्या होता है, जहाँ पर दो नदियों का जो मिलन होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र, मान लीजिए जैसे गंगा आ रही है और यहाँ से यमुना मिला, तो इस क्षेत्र की बात हम कह रहे हैं।
तो गंगा यमुना का दोआब का जो एरिया है, इस जगह पर शासन किसका चलता था? रोहिलों का शासन चलता था। वो भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। और फर्रुखाबाद के भी एरिया पे किनका चला था? बंगश नवाब का। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र अपने आप को मुगलों से पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? वो आज़ाद कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मुगल जो केंद्रीय सत्ता वो क्या हो गई? धीरे धीरे कमजोर हो गई। उनको शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। इनके प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो चुके थे। करप्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा था। सेना में कोई डिसिप्लिन था ही नहीं। वो तो आपने मतलब पिछले वीडियो में आपको हमने डिटेल में बताया था ना कि मुगलों के पतन के पीछे रीजन क्या थे। तो ये सारे भी तो लोग पतन के लिए जिम्मेदार होंगे। और ये सारे चीज़ देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सारे लोग अपने आप को अलग करेंगे। और इन्हीं के टाइम में ये जो अवध के जो नवाब आप देख रहे हो, सआदत खां जो है, सआदत खां निमंत्रण किसको देता है? नादिर शाह को। नादिर शाह को भारत के बारे में बताता है कि आप यहाँ आओ, यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात, यहाँ पर धन दौलत बहुत है, बेशुमार दौलत है। आप एक बार भारत आओ हमले के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुगल क्या है? बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में है और ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको हम हेल्प भी करेंगे। आप सिर्फ अपने सिपाहियों के साथ आओ और हम हमला करेंगे, और हमला करने के बाद जो भी धन होगा हम लोग मिल बांट करके आप लेके चले जाएंगे। तो धन आप लेके चले जाना, बाकी शासन हमको मिलेगा। तो देखो, इनको सआदत खां को लालच किस चीज़ का था? सआदत खां का लालच था कि हम मुगल सत्ता पे हमारा कैप्चरिंग हो, और बाकी इसके हेल्प किसके लिए चाहिए था? ये हेल्प नादिर शाह से हेल्प लेते हैं। अब ये जब नादिर शाह आते हैं तो सआदत खां के उकसाने पर ये भाई साहब तो आ गए, मुगलों को लपेटा, हराया, और हराने के बाद उनको क्या किया? सबसे पहले मोहम्मद शाह को क्या किया? बंदी बना दिया। मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर कैद कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर 70 करोड़ रुपया लेके भी गया। 70 करोड़ के अलावा कोहिनूर हीरा भी लिया, और शाहजहाँ का जो तख्ते ताऊस जो सिंहासन था, जो कि बहुत ही उसमें जड़ी बूटी कह रहे हैं वो, कई सारे मनी वगैरह उसमें जो है जड़े हुए थे, मतलब सोना चांदी वगैरह से उसमें बहुत ही महंगा तख्ते ताऊस था वो सिंहासन जो था। ये सारा चीज़ वो लेके चले जाते हैं। और एक चीज़ देखिएगा, अब ये सआदत खां शुरू में तो बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा है कि मेरा भी काम बन गया, आपका भी काम हुआ, लेकिन ये एक बार की लूट थी। अब देखिए नादिर शाह को ये आदत पड़ जाएगा, ये अब कई बार सआदत खां से मांगेगा कि मतलब जो है हमको और ज़्यादा धन संपत्ति चाहिए, और ज़्यादा संपत्ति चाहिए। मतलब ये धन का लालच जो था ना सआदत खां से, ये बार बार नादिर शाह मांग रहे थे। चलो एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए, बार बार मांगोगे तो भाई साहब कहाँ से देगा? अच्छा, उसके बाद एक चिंता और सआदत खां को क्या हो रहा था, एक तो ये धन भी दे रहे थे नादिर शाह को, और दूसरा चिंता ये था कि अगर मुगलों में किसी को पता चल गया, आम लोगों में अगर ये बात पता चल गया कि ये जो है हमने नादिर शाह को बुलाया था मुगलों के खिलाफ, तो इस बात का भी डर था। और यही सारे फ्रस्ट्रेशन में ये आत्महत्या कर लेता है, ये सुसाइड कर लेता है सआदत खां, और ये मर जाता है, शहीद हो जाता है। तो ये क्या था? ये विदेशियों को बुलाया था अपने देश के जो साम्राज्य को तोड़ने के लिए, मुगलों को तोड़ने के लिए, और मुगलों को तोड़ने में सआदत खां का बहुत अच्छा खासा योगदान है। जब देखिए, जब आपको अवध अलग से पढ़ाएंगे ना, फिर से यही सआदत खां के बारे में यही चीज़ आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग पढ़ाएंगे, मतलब और भी कई सारी चीज़ में जो है डिटेल आपको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मोहम्मद शाह रंगीला वाला जो टॉपिक है, अब इसमें और कुछ खास बचा नहीं है, इसमें से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में क्या पूछेगा कि जजिया कर को हमेशा के लिए किन्होंने खत्म किया? मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह हमला किनके टाइम में किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किनके हेल्प से आया? सआदत खां से आया। अब ये करनाल का युद्ध, यही करनाल का युद्ध हुआ था। ये तो जब ये आएंगे तो युद्ध करेंगे ना, तो मुगलों और नादिर शाह और सआदत खां की जो मिली हुई सेना, जो कि रंगीला के खिलाफ जो लड़ाई हुआ, उसी युद्ध को क्या बोलते हैं? करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध में कौन कौन था? सआदत खां था, नादिर शाह था, ये दोनों मिलकर किसके खिलाफ लड़ा? मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ, जिसमें क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बनाता है और बाकी इतना सारा सामान लेकर वो चला जाता था। तो ये था हमारा क्या, मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसको वीडियो को हम पॉज करके इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद का जो है हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते हैं। सर लगता है सो गए फिर आज। चलिए अब हम लोग देखते हैं अहमद शाह के बारे में। देखिए इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था कि अवध का एक सूबेदार था, उसका नाम था सफदरजंग। क्या नाम था इसका? सफदरजंग। उनको उन्होंने क्या बनाया? वजीर बनाया। वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये है कि अहमद शाह का अवध के साथ संबंध कैसा था? बेहतर था। और आगे चल के आप देखिएगा ये सफदरजंग को भी वहाँ का नवाब बनाता है अवध का। तो अवध का जो पहले वो सूबेदार के पद पे था सफदरजंग, जो क्या बन जाता है? वजीर। तो ये वजीर के रूप में किसके अंदर काम करता है? अहमद शाह के अंतर्गत काम करता है। एक चीज़ और देख लीजिए, एक और इन्फॉर्मेशन क्या है, अहमद शाह अब्दाली जो था, जो अफगानी शासक था, मतलब एक लुटेरा कह सकते हैं, ये भारत पर क्या करता है? हमला करता है। और ये हमला कर करके अहमद शाह अब्दाली से बहुत सारा धन जो है, अहमद शाह से बहुत सारा धन जो है लूट करके लेके चला जाता है। अब देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है, इनके नाम पर क्या है? अहमद शाह, इनका भी नाम है अहमद शाह,
तो बस ध्यान ये रखना कि इनके नाम के पीछे जो लुटेरा है, जो अफगानी लुटेरा है, इनके नाम के पीछे लगा हुआ अब्दाली, और ये क्या है, ये है मोहम्मद अहमद शाह। तो ये अहमद शाह के टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था और बहुत सारे मुगलों का जो है धन संपत्ति वगैरह जो यहाँ से लूट करके लेके चले जाते हैं। और इसी वजह से, हालांकि ये अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी या फिर युग का मोती कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन की लूट हुई थी। मतलब एक लंबे, मतलब कह सकते हैं ना कि लूट में भी ये बहुत बड़ा लूट कहा जाएगा, अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इतना इनफ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के बाद आता है शाह आलम द्वितीय। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, अली गौहर। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1759 से लेकर के 1806 तक का। देखिए इनके टाइम का सबसे मेन चीज़ क्या है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, इनके टाइम का सबसे मेन घटना हुआ बक्सर का युद्ध। ठीक है, और आलमगीर जो द्वितीय की बात कर रहे थे, सॉरी इसके बाद इनका ना, इनके बाद ये आएगा, सॉरी मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये नहीं होगा। अहमद शाह के बाद आएगा आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय के टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ। बस यही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और इसके अलावा कोई मतलब कुछ खास इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। देखिए आप लोग जो नोट्स बना रहे होंगे वो इस तरह से बनाइएगा, अहमद शाह के बारे बाद जो है आलमगीर द्वितीय का बनाइएगा, उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय चूँकि हमारे पास बोर्ड में जिस तरह से जगह बचा उस हिसाब से हम सारा चीज़ अरेंज करते चले गए। ठीक है, तो इसके बाद आएगा शाह आलम द्वितीय, या जिसको क्या बोलते हैं, अली गौहर। ये बक्सर का युद्ध के समय में, बक्सर का युद्ध के समय में ये मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, और ये अवध के तरफ से कौन था, शुजाउद्दौला, और बंगाल की तरफ से कौन था, मीर कासिम। देखिए दरअसल हुआ क्या था, जब ये मुगल अपने मतलब राजगद्दी को छोड़ करके भाग करके वो किनके शरण में चले गए थे, ये गए हुए थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया हुआ था। और उसी समय की घटना है कि मीर कासिम को भी बंगाल से वहाँ से भगाया गया था। ये बंगाल, हालांकि जब वो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर करता है तो फिर मुंगेर के मतलब वहाँ भी अंग्रेज इसके धीरे धीरे पीछे पहुँच गए, और फिर वो मुंगेर से भागते हुए वो किसके पास शरण में आए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। देखिए स्थिति का आप आकलन कीजिए कि एक तो पहले से इनके पास कौन है, शाह आलम द्वितीय, ये खुद ही शरणार्थी बन के बैठा हुआ है, और दूसरा शरणार्थी कौन आ गया, मीर कासिम। तो देखिए हालांकि इनको टेंशन भी हो जाता है कि मतलब एक भगोड़ा का तो पहले हम रखे हुए थे ऑलरेडी, अब हमारे साथ क्या हो गया, मीर कासिम। तो कहीं ना कहीं शुजाउद्दौला अगर नहीं भी चाहते थे अंग्रेजों से टेंशन लेना, लेकिन इन दोनों की वजह से इनकी मजबूरी बन जाएगी, ये लड़ेंगे भी। और देखिएगा कि बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो। ये एकदम ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध के टाइम में था, जबकि बक्सर के युद्ध के समय में कौन आता है, हेक्टर मुनरो। अब इसमें किसकी हार हुई, इसमें इन तीनों की सामूहिक हार हुई, मुगल का, अवध का और बंगाल का। और जब ये हार होता है तो हारने के बाद एक संधि आरोपित की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि। चूंकि ये संधि इलाहाबाद में बैठकर हुआ था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि। और जैसे ये संधि होता है तुरंत क्या करते हैं अंग्रेज, तुरंत अपने पुराने नायक यानी किसको, रॉबर्ट क्लाइव को बुला लेता है। यानी कि इलाहाबाद की जो संधि होता है उसके टाइम रॉबर्ट क्लाइव आता है, और जबकि युद्ध कौन लड़ता है बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो युद्ध लड़ता है, और जबकि संधि करने के लिए किसको बुलाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। और ये मुगलों के साथ और अवध के साथ बारी बारी करके क्या करेगा, ये समझौता करेगा। अब मुगल और अंग्रेज के बीच जो समझौता होता है, तो समझौते में क्या होता है, अंग्रेज मुगल को बोलता है कि आप एक काम करो, हमको बंगाल का क्षेत्र जो है, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का जो दीवानी क्षेत्र है आप हमको दे दो। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों चाहिए इसको, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र चाहिए था। और बदले में फिर अंग्रेज इसको क्या देता है, मुगलों को बोलता है कि 26 लाख रुपए आपको पेंशन देंगे सालाना। ये कौन देगा, बंगाल। मतलब बंगाल का जो उस समय जो नवाब था, हालांकि मीर कासिम तो भगोड़ा था, ये तो भाग के मतलब वो तो लड़ाई होता है, लेकिन उस समय जब मीर कासिम भाग जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा बक्सर के युद्ध के समय में क्या हुआ था, जब मीर कासिम बंगाल छोड़कर भाग जाता है तो मीर कासिम के तुरंत बाद जो है मीर जाफर को गद्दी पर बैठाता है। तो देखिए जब बक्सर का युद्ध हो रहा होता है तो उस समय बंगाल का शासक कौन था, ये एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान से, गलती से भी मीर कासिम को मत बोलिएगा, क्योंकि मीर कासिम तो भगोड़ा था। तो जैसे ही मीर कासिम भागता है उस समय बंगाल में शासन किसका चल रहा था, मीर जाफर का चलता है।
और मीर जाफ़र जब कुछ दिन के बाद जब मीर जाफ़र की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जो था उसका नाम था नजमुद्दौला, एकदम छोटा अल्पायु वर्ष का, मतलब कि 2 साल 3 साल का ये उनका बेटा था। तो ये उसके बाद आता है। देखिए, तो जब बक्सर का युद्ध चल रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। लेकिन जैसे ही मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है तो किसको बैठाता है? नजमुद्दौला को बैठाता है। तो जिस समय कि इलाहाबाद की संधि हो रहा था उस समय बंगाल के शासक कौन थे? नजमुद्दौला। एकदम ध्यान रखिएगा, जिस समय कि इलाहाबाद की संधि हो रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। लेकिन जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। तो ये जो संधि होगा, चाहे इलाहाबाद की जो आपका प्रथम संधि और द्वितीय संधि होगा, तो ये किसके साथ होगा? मीर जाफ़र के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि मीर जाफ़र तो मर चुका है। तो ये संधि किसके साथ होता है? नजमुद्दौला के साथ होता है। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि में तो बंगाल के नवाब की तरफ से कौन था? नजमुद्दौला। तो अभी जो हम बोले कि मुगलों से क्या बोलेगा अंग्रेज कि हमको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी चाहिए। दीवानी का मतलब क्या? इस एरिया का टैक्स कौन लेगा? हम लेंगे। व्यापार कैसे चलेगा वो हम तय करेंगे। बदले में मुगलों को बोला कि आप टेंशन ना लो, आपको 26 लाख रुपये हम पेंशन देंगे। ये पेंशन कौन देगा? ये बंगाल की तरफ से भाई साहब ये नजमुद्दौला दे रहे हैं। अभी जब बंगाल का टॉपिक जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आपको वैसे भी और डिटेल में आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी तो बस आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो बंगाल के जो नवाब नजमुद्दौला थे उनको बोला कि आप 26 लाख रुपया उनको दो। किनको? मुगलों को दो, और हमको बदले में क्या मिल रहा है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो ये तो मामला इनका पहला संधि में खत्म कहानी हो गया। इन दोनों के बीच लेन देन हुआ और मुगलों को जो भी चाहिए था वो बंगाल से लेकर दे दिया। अब जो दूसरा संधि होता है वो होता है अवध के साथ, यानी सुजाउद्दौला के साथ होता है। ये तो शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। तो अवध और अंग्रेजों के बीच क्या संधि होता है? अवध को बोला कि तुम जो हमारे साथ जो लड़ाई किए हो, यानी कि तुमको युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? युद्ध हर्जाना। और युद्ध हर्जाना के बदले अवध को बोलता है कि आपको जो है 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा पहले, और साथ ही साथ युद्ध हर्जाने के अलावा अब से मेरे सेना तुम्हारे घर में रहेंगे। मतलब क्या? तुम्हारे अवध के क्षेत्र में किसका सेना रहेगा? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, अवध की सुरक्षा के लिए हम एक सेना देंगे, और उस सेना का खर्चा भी कौन देगा? यही सुजाउद्दौला देगा। मतलब क्या? अंग्रेज अपना सेना अवध के खर्चे पर पालने लगे। समझ रहे कितनी बड़ी बात है? अब ये बोलेगा कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, आप हमको पहले युद्ध हर्जाना दे दो। बोला ठीक है 50 लाख ले लो। अब बोला युद्ध हर्जाने के रूप में तुम तो दे दिए, अब क्या करना? एक सेना मेरा रहेगा जिसकी सैलरी कौन देगा? सुजाउद्दौला देगा, या फिर कौन देगा? अवध देगा। बोला भाई ये तो मतलब अजीब सी बात होगी कि सेना भी तुम्हारा हम ही रखें, उसका सैलरी भी हम ही दें, और 50 लाख भी तुम हमसे ले जाओ। बोला इतना ही नहीं, अभी रुको, अभी रुको। बोला अभी और एक चीज़ बाकी है। बोला और क्या? एक काम करो, मुगलों को आप इलाहाबाद का क्षेत्र और कड़ा का क्षेत्र भी दे दो। बोला इतना से मन नहीं भरा था, जो और चाहिए था आपको? मतलब पूरी तरह से अगर लूट मचा ना तो अवध का लूट मचा, बाकी तो उतना नुकसान नहीं हुआ। जितना ज़्यादा सुजाउद्दौला के साथ लूट मचा उतना ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक तो 50 लाख रुपये हर्जाना मिला, और 50 लाख के अलावा बोला इलाहाबाद और कड़ा भी दे दो आप। तो सोचो, मुगल तो मतलब देखा जाए तो 26 लाख की पेंशन में तो खुश हो गया, लेकिन इनका ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जो दूसरा संधि हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ? अवध और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक घटना देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के समय में 1772 में एक मराठा सरदार थे जिनका नाम क्या था? महादजी सिंधिया। और ये क्या करता है? यही फिर से दोबारा, जब शाह आलम द्वितीय की हालत इतनी खराब हो गई थी, ये अंग्रेजों के पेंशन पे पल रहे थे। मतलब सोच लीजिए कि अंग्रेज इनको कहीं का नहीं छोड़े थे। ये जो महादजी सिंधिया थे, जो मराठे थे, हम आपको जब मराठा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अभी भी अंग्रेजों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो मराठों से टक्कर ले सकें। तो सिंधिया जो है, फिर सिंधिया कह लीजिए, होलकर, जो भी कई सारे मराठा सरदार के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो सिंधिया थे, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनको दिलाया, किनको? शाह आलम द्वितीय को। ये बोले आप चिंता ना करो, आपको हम दोबारा गद्दी पे बिठाएंगे। और ये गद्दी पे बिठा भी दिया, पुनः गद्दी पे बिठाया। यानी कि शाह आलम द्वितीय दोबारा फिर से गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये दोबारा गद्दी पे बिठाया कौन? महादजी सिंधिया, जो कौन थे? मराठों के सरदार थे। उसके बाद देखते एक और घटना होता है, थोड़ा सा 1772 से पहले ही घटना होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये घटना भी इन्हीं के टाइम में होता है, शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही। और इसमें क्या होता है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के क्या होता है? दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई भी किसके टाइम में होता है? शाह आलम द्वितीय के टाइम में होता है। बक्सर के युद्ध भी किनके टाइम में होता है? शाह आलम द्वितीय के टाइम में होता है। और इलाहाबाद की संधि भी किनके टाइम में होता है? शाह आलम द्वितीय। इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा शाह आलम द्वितीय का टॉपिक खत्म हो गया। अब देखते हैं इसके बाद का जो अगला शासक है वो कौन है? अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले ही बताए थे कि इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ये जो राजा टाइटल आप देख रहे हैं ना, ये जो राजा राम मोहन राय जो बोलते हैं, इसमें राजा की उपाधि वो देते हैं अकबर द्वितीय। एक्चुअली क्या था कि राम मोहन राय मतलब बहुत ही विद्वान किस्म का आदमी थे, इनकी विद्वता से बहुत ही प्रभावित थे और इसी वजह से इनको राजा की उपाधि इन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, ये अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला, इनको कहा जाता है हिंदुस्तान का पहला शासक। देखिए ये जो शासक बने थे ना, ये सालम द्वितीय के बाद जो शासक आए थे, ये जो बने थे अकबर द्वितीय, ये ऐसा नहीं था कि सत्ता परिवर्तन था, किसी के माध्यम से सालम द्वितीय की हत्या करवा देते और खुद बैठ जाते, नहीं। अंग्रेज अब पहली बार ऐसा होगा कि मुगलों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे और मुगलों की सत्ता परिवर्तन में डायरेक्ट इंटरवीन करते हैं। वो बोलते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हें गद्दी चाहिए, बोला हाँ बिल्कुल चाहिए, इसको तो 2 मिनट का काम, इसको हटा देते हैं। सालम द्वितीय को हटाया और अकबर द्वितीय को क्या किया, गद्दी पे बिठाया। तो क्या बोलते हैं इसके बारे में, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक, हिंदुस्तान का पहला शासक वो कौन है, अकबर द्वितीय। जबकि अभी भी देखिए जितने भी शासक अहमद शाह या आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम हो, इसमें अंग्रेज की वजह से गद्दी पर ये नहीं आए थे, ये तो कई दूसरे मराठों सरदार की वजह से आए थे। ठीक है, तो अकबर द्वितीय में हमारा इतना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखते हैं हम लोग बहादुर शाह द्वितीय, जिनको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बहादुर शाह जफर कहते हैं। ये जफर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनको शेर व शायरी का बहुत शौक था, तो इसलिए इनको नाम क्या दे दिया, जफर। तो बहादुर शाह जफर, और इनके टाइम में ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति कह सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं, स्वतंत्र संग्राम कह सकते हैं, वो अपना अलग टॉपिक है। लेकिन 1857 का जो घटना हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये क्रांति के चक्कर में भाई साहब को निपटा दिया गया, इनको भी गिरफ्तार कर दिया अंग्रेजों के माध्यम से, और इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, बोला आप वहीं रहो, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, भारत आने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर 1862 में उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या था, ये था कह सकते हैं कि मुगलों का सबसे अंतिम शासक, ये लास्ट, ये मुगलों के सबसे अंतिम शासक इनको कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय। जबकि मुगलों के द्वारा सबसे पहला शासक कौन था, मतलब औरंगजेब के बाद की बात करें तो ये थे हमारा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो ये था हमारा जितना भी टॉपिक था, मतलब उत्तर मुगल कालीन में जितने भी शासक थे हम लोगों ने बारी बारी करके सभी को देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल जो हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा यूरोपियों का आगमन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।